हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बार बार पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में हिंदी है, तो हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है ये अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और 102 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना यहाँ पे, सिंपल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये पढ़े होंगे। आपका सिर्फ रिवीजन करने के लिए मैंने यहाँ पे ये 50 महत्वपूर्ण इन शब्दों को लाया हूँ और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। दोस्तों, बाकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से कुछ हमने पुराने पेपरों में जो आए गए प्रश्न हैं उनको डिस्कस किया है, तो एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले एक हिंदी की क्लास आई थी जिसमें हमने 50 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों पे चर्चा की थी, जो भी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपको केवल रिवीजन करना है और अगर आपने इनको नहीं पढ़ा है तो आप याद रखते हुए चलेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको याद साथ साथ में करा भी दूँ। पहला वाक्यांश है दोस्तों, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको कहते हैं दोस्तों दुर्लभ। जो मुश्किल से प्राप्त हो, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको आसानी से नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो आप उसको बोलेंगे कि ये आपके लिए क्या है, एक दुर्लभ है। तो जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुर्लभ। अगला वाक्यांश दोस्तों, अवसर के अनुरूप बदलने वाला। कई बार पूछा गया ये वाक्यांश है। अवसर के अनुरूप बदलने वाला हो जाता है दोस्तों क्या, अवसरवादी। यानी कि कोई भी आसपास आपके ऐसा कोई व्यक्ति रहता है कि जो समय आने पर जैसे जैसे अवसर या मौका होता है उसके अनुसार बदलता रहता है, तो आप उसको बोलेंगे अवसरवादी है। ठीक है, अवसर के अनुरूप बदलने वाला, अवसरवादी। आपको लग रहा है ये सिंपल है, लेकिन ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्जाम में, इसलिए आप इनको ढंग से याद करिएगा। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला। तो दोस्तों, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला हो जाता है भूगर्भवेत्ता। भूगर्भ का मतलब होता है भूमि के अंदर, वेत्ता मतलब जानने वाला या जानकारी रखने वाला। तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला भूगर्भवेत्ता। अगला है, जिसके पास घर न हो, अनिकेत। तो कोई आपका जान पहचान में या दोस्त जिसके पास अपना घर नहीं है या घर नहीं है किसी के पास भी, तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो अनिकेत है। अनिकेत, जिसके पास घर नहीं है, अनिकेत। आदि से अंत तक, ये कई बार पूछा जाता है कि ये समय की बात हो रही है कि अगर कोई शुरुआत से लेकर समाप्त होने तक किसी टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं आद्योपांत। क्या बोलेंगे, आदि से अंत तक आद्योपांत। याद रखेंगे, आद्योपांत यानी कि आदि से अंत तक के समय की यहाँ पे बात हो रही है। अगला है, जो सब कुछ जानता हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। वहीं एक आता है जो बहुत कुछ जानता हो, बहुज्ञ। और जो कम जानता हो उसको बोलते हैं दोस्तों अल्पज्ञ। ठीक है, तो याद रखना ये 2-3 एक साथ आ जाते हैं। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। सब जहाँ पे आ गया वहाँ पे सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक है। अगला है, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना। ठीक है, बहुत ही अच्छा है ये। यहाँ पे कई बार पूछा जाता है, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, इसको कहते हैं दोस्तों उसका बहिष्कार करना। आपको ध्यान होगा जब भी चाइना के साथ में जो लड़ाई शुरू होने वाली थी, तो उसके बाद हमने कई चाइनीज़ सामान का बायकॉट किया था। तो बायकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, उसका बहिष्कार करना हो जाता है। ठीक है। अगला वाक्यांश है दोस्तों, दूसरों की बातों में दखल देना। तो इसका सिंपल सा हो जाता है हस्तक्षेप करना। कि दूसरों की बातों में दखल देना यानी कि हस्तक्षेप करना। इनको आप अपने दिनचर्या में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तीसरा वहाँ पे आ जा रहा है, तो आप उसको बोलिए कि हमारे बीच में हस्तक्षेप ना करिए। क्या ना करिए, हमारे बीच में हस्तक्षेप ना करिए। ठीक है। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसको बोलते हैं आक्रांत। जैसे
अभी हाल ही में रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूक्रेन को क्या बोलेंगे, आक्रांत। तो यूक्रेन को आप आक्रांत करके भी याद रख सकते हैं, क्योंकि उस पर रशिया ने आक्रमण किया है। जिस पर आक्रमण किया गया हो, आक्रांत। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको याद हो पाए। सिंपल आप ये वीडियो को ना देखें, इस वीडियो से आपको लाभ भी हो, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आप इसको एक ही बार में याद कर लें। अगला वाक्यांश है दोस्तों, सफलता ना मिलने पर दुखी होना, इसको बोलते हैं दोस्तों क्षोभ। अगर हम बात करते हैं, हम इतना एग्ज़ाम देते हैं, किसी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद भी हम उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें जो दुख होगा उस पर्टिकुलर दुख को हम बोलते हैं क्षोभ। ठीक है, तो सफलता न मिलने पर दुखी होना अर्थात क्षोभ होना। अगला वाक्यांश है दोस्तों, बिना पलक झपकाए या बिना पलक गिराए, यानी कि बिना पलक झपकाए अगर कोई काम हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम निर्निमेष या फिर अनिमेष। अगर आपने किसी को कोई काम दिया है और वो इतनी जल्दी उसको कर देता है कि आप कहें कि आपने तो बिना पलक झपकाए काम कर दिया, तो इसका मतलब वो काम हो गया है निर्निमेष। आप बोल सकते हैं आपने अनिमेष ही यह काम कर दिया, या आपने निर्निमेष ही यह काम कर दिया। ठीक है, तो बिना पलक झपकाए यानी कि निर्निमेष या अनिमेष। अगला वाक्यांश है, जीवन देने वाली दवा। तो कोई भी ऐसी दवा जो जीवन दे देती है, यानी कि आपके प्राणों को बचा देती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राणदा। जीवन देने वाली दवा प्राणदा। अगला वाक्यांश दोस्तों, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके। उपमा का अर्थ हो गया दोस्तों तुलना, यानी कि जिसकी कोई उपमा, यानी कि जिसकी कोई तुलना न की जा सके या जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, उसको बोलते हैं दोस्तों अनुपम। अगर आपका कोई जानने में सहपाठी दोस्त अनुपम नाम का है, तो आप उसको बता सकते हैं कि उसके नाम का अर्थ क्या हो गया, जिसकी कोई तुलना ही ना की जा सके, अनुपम व्यक्ति है। जिसको करना बहुत कठिन हो। कोई भी ऐसा काम जिसको करना बहुत कठिन है, उस काम को बोलेंगे हम यह दुष्कर काम है। दुष्कर काम है यानी कि जिसको करना बहुत कठिन हो। जैसे पढ़ाई करना बहुत कठिन है, तो ये दुष्कर काम हो जाता है। ठीक है, अगला वाक्यांश है, निष्फल न होने वाला। यानी कि कोई भी ऐसा, जैसे हम बोलेंगे कि अर्जुन है, अर्जुन ने कोई बाण जब वो चलाता था तो वो निष्फल नहीं होता था। ठीक है, ये कर्ण हो गया, या कोई भी ऐसी शक्ति, या कृष्ण, कोई भी ऐसा चक्र जब चलता था तो वो निष्फल नहीं होता था। ठीक है, यानी कि निष्फल का मतलब हो गया यहाँ पे असफल। ठीक है, तो निष्फल न होने वाला उसको बोलते अमोघ। याद रखेंगे, निष्फल न होने वाला अमोघ। अगला वाक्यांश, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो जाता है मुमुक्षु। और अगर हम बात करेंगे केवल, इसको हम यहाँ से कट कर दें, किसको, मोक्ष की इच्छा क्या होती है, तो वो जाती है दोस्तों मुमुक्षा। दोनों याद रखना, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, और केवल अगर इच्छा पूछी जाए तो उसको बोलते हैं मुमुक्षा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। ठीक है, अगला वाक्यांश, अन्न को पचाने वाली अग्नि। बहुत बार पूछा गया है, अन्न को पचाने वाली अग्नि होती है जठराग्नि। ठीक है, जठर अग्नि, जठर का इसमें संधि हुई है, दीर्घ संधि हुई है, जठर अग्नि, अन्न को पचाने वाली अग्नि जठराग्नि। ठीक है, अगला वाक्यांश है, जो कहा न जा सके। आपके मन में कोई ऐसी बात है जिसको आप कह ही नहीं पा रहे हैं, तो वह जो फीलिंग है आपकी वो हो जाती है क्या, अकथनीय। जो कहा न जा सके, अकथनीय। अगला वाक्यांश है, जो आशा से बहुत अधिक हो, उसको बोलेंगे आशातीत। ठीक है, जैसे कि आप किसी एग्ज़ाम में जाते हैं, मैं पढ़ाई से रिलेटेड इन उदाहरणों को बोलता हूँ। ठीक है, अगर आप किसी एग्ज़ाम में जाते हैं और आप क्या करते हैं, आपको उम्मीद है कि मेरे 50 नंबर आएंगे, आपने जिस हिसाब से पेपर दे के आए हैं, आपको लगता है कि मेरे 50 नंबर से ज़्यादा आ ही नहीं सकते। ठीक है, और आपके वहाँ पर जाते हैं 70 नंबर। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, ये आपको आशा से बहुत अधिक हो गया है। आपकी आशा तो केवल 50 नंबर की थी और आपके आ गए हैं 70, तो ये आपकी आशा से बहुत अधिक हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे आशातीत। एक यहाँ पे कन्फ्यूज़न करता है, ये है दोस्तों, जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो। अब इसको हम कैसे समझेंगे, ये अप्रत्याशित। सपोज़ क्या होता है कि आपने कोई पेपर दिया, ठीक है, और आपको पता है कि आप पास हो ही नहीं सकते इसमें। ठीक है, अब नंबरों की बात नहीं है, अब आपको पास होने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इसमें पास हो जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अप्रत्याशित है आपके लिए, जिसकी पहले से कोई आशा ही नहीं थी ये चीज़ हो जाती है तो ये हो जाएगा अप्रत्याशित। ठीक है, दोनों याद रखना, जो आशा से बहुत अधिक हो आशातीत, जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो प्रत्याशित। ठीक है, जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित होगा दोस्तों, यहाँ पे ये प्रत्याशित हो गया है, इसका हो जाएगा अप्रत्याशित। ठीक है, याद रखना, आप वर्ड पे जाना, अप्रत्याशित। ठीक है, बढ़ेंगे अगले वाक्यांश में। अगला वाक्यांश है, वह कवि जो तुरंत कविता करने में कुशल हो। ठीक है, तो वह कवि जो तुरंत कविता करने में कुशल हो उसको बोलते हैं आशु कवि। और एक आता है आशुलिपिक, जो तुरंत लिखने में कुशल हो उसको बोलते हैं आशुलिपिक, उसको उसके लिए स्टेनो करनी पड़ती है। ठीक है, आशुलिपिक एक पद भी होता है, हर विभाग में एक पद होता है आशुलिपिक का, स्टेनोग्राफर का। तो वो क्या होता है, वह तुरंत लिखने में कुशल होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार है, वह कवि जो तुरंत कविता करने में कुशल हो उसको बोल देंगे आशु कवि। अगला है वाक्यांश हमारे सामने, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। ठीक है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, अच्युत। ठीक है, और जो अपने स्थान या स्थिति से अलग किया जा सके उसको बोलेंगे च्युत। ठीक है, तो अगला वाक्य, ये कई बार पूछा गया, इसको ध्यान रखना आप। अगला वाक्यांश पूछ रहा है दोस्तों, वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। बहुत बार पूछा गया है, वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसको बोलेंगे वाग्दत्ता। तो अगर आपने किसी को विवाह का वचन दिया हुआ है तो आप उनको बोलेंगे वाग्दत्ता। ठीक है, अगला है वाक्यांश, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा उसको बोलते हैं दुर्विसंधि। अगर कोई व्यक्ति है और हम उसके प्रति कोई एक बुरे उद्देश्य से उसके लिए कोई साजिश रच रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, दुर्विसंधि उसको कहा जाएगा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुर्विसंधि। मदिरा पीने का प्याला। ठीक है, ये वर्तनी का भी एक शब्द बनता है, चषक। ठीक है, तो जिसमें रख के मदिरा पी जाती है उसको बोलेंगे चषक। इसको आप ध्यान रखना, ये ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, ये वर्तनी का भी है। ठीक है, तो और सा इसमें लगेंगे, ये वाला भी नहीं लगेगा और ये वाला भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये वर्तनी में भी आता है, मदिरा पीने का प्याला। ठीक है, अगला आएगा दोस्तों हमारे सामने, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जाने वाला विद्वतापूर्ण भाषण। तो ये कई बार पूछा गया है, ये इसको बोलते हैं दोस्तों अभिभाषण। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जाने वाला विद्वतापूर्ण भाषण यानी कि अभिभाषण। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला वाक्यांश है, पर्वत की तलहटी को कहा जाता है। ठीक है, तो पर्वत की तलहटी को कहा जाता है उपत्यका। क्या कहते हैं, उपत्यका। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि पर्वत की तलहटी को कहा जाता है क्या, उपत्यका। अगला है दोस्तों, जिसका उपचार ना हो सके। ठीक है, कोई ऐसी बीमारी जिसका उपचार संभव नहीं है तो उसको बोलेंगे हम असाध्य बीमारी। क्या बोलेंगे, यह है असाध्य बीमारी, जिसका उपचार संभव ना हो, यानी कि वह कैसी बीमारी है, असाध्य बीमारी है, जिसको साधना मुश्किल हो, असाध्य। अगला वाक्यांश है दोस्तों, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। तो आपको पता है कि इंद्र को इंद्रजीत ने हराया था। ठीक है, तो उसका नाम ही इंद्रजीत हो गया था। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको बोलेंगे इंद्रजीत। एक आता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि जितेंद्र किसको बोलते हैं, तो जो अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ले। ठीक है, जो अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ले उसको बोलेंगे जितेंद्रिया। ठीक है, अगला वाक्यांश देखते हैं दोस्तों, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को कहते हैं दोस्तों वीर प्रसू। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रसू। ठीक है, तो सबकी माँ यहाँ पे वीर प्रसू ही हैं। सब माँ के लिए अपने अपने बच्चे वीर ही होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि हमारी माँ क्या है, वीर प्रसू हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रसू। जो मापा ना जा सके उसको बोलेंगे दोस्तों अपरिमेय। ये कई बार पूछा गया वाक्यांश आता है। ठीक है, तो जो मापा ना जा सके अपरिमेय। ठीक है, अगला वाक्यांश है दोस्तों, जिसके पास कुछ ना हो। तो जिसके पास कुछ ना हो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, आपके कोई दोस्त है जिसका नाम है कंचन।
ठीक है। तो कंचन से ध्यान रखना है आपको क्या, अकिंचन, उसके पास कुछ नहीं है तो उसको हम बोलेंगे कंचन यानी कि अकिंचन। ये ध्यान रखना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन हो जाएगा। अगला वाक्यांश देखेंगे दोस्तों, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो। क्या ध्यान रखना है, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसको बोलेंगे दोस्तों क्या, वीतरागी। याद रखना, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसको बोलेंगे वीतरागी। अगला आ जाता है दोस्तों, जो व्याकरण को जानता हो, वैयाकरण, ठीक है। जो व्याकरण को जानेगा उसको हम बोलेंगे वैयाकरण, ठीक है। साथ साथ में आप सुन भी लेना और देख भी लेना इसको, है ना। अगला आता है दोस्तों, जो कभी बूढ़ा ना हो, अज़र। आजकल तो कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाह रहा, तो हर कोई बोलता है हमारी एज कमी है, तो आज की डेट में हर कोई अज़र ही है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि जो कभी बूढ़ा ना हो, अज़र, उसको कहेंगे हम नारे भी गाते थे ना बचपन में कि अज़र रहे अमर रहे, तो उसका अर्थ यही हो जाता है दोस्तों कि वो कभी बूढ़ा ना हो, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसको कहेंगे दोस्तों अध्युड़ा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे कहेंगे अध्युड़ा। तो अध्युड़ा क्या हो जाएगा, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लेता है, ठीक है। इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप याद कर पा रहे होंगे। और अगर प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए ही जाना, बिना लाइक करे हुए मत जाना, ठीक है। अगला वाक्यांश है दोस्तों, एक बार कही बात को दोहराते रहना। ये तो बिल्कुल मेरे पे उदाहरण आ गया है। एक बार को कही बात, क्या बोल रहा है, एक बार कही बात को दोहराते रहना, यानी कि बार बार किसी बात को करते रहना, उसको बोलते हैं पिष्ट पेषण। जो मैं भी कर रहा हूँ, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पिष्ट पेषण कर रहा हूँ, ठीक है। और आप भी बार बार याद कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, दिमाग में तो आप रिपीट कर ही रहे हैं, तो आप भी पिष्ट पेषण कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा बोल देता हूँ, एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेषण हो जाएगा। अगला वाक्यांश है दोस्तों, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, कलंक। हमने कई बार सुना है कि कलंक लग जाएगा, कलंकित हो जाएगा, तो उसको कलंक का जो एक्चुअल परिभाषा हो जाती है, अगर किसी की संगति अच्छी नहीं है, कोई गलत संगति में चला गया है, तो उसके बाद किसी के चरित्र पर जो दोष लगता है उसको कलंक कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, कलंक, ठीक है। अगला वाक्यांश है दोस्तों, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही। क्या हो जाएगा, दुराग्रही। अगर भी उल्टा पूछ लिया दुराग्रही का अर्थ, तो दुराग्रही अर्थात अनुचित बात के लिए कोई आग्रह कर रहा है, ठीक है। अगला आ जाएगा, अगर हम बात करें पैर से लेकर सिर तक पूरे हिस्से को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं अपाद मस्तक। क्या बोलेंगे, अपाद मस्तक। पैर से सिर तक अपाद मस्तक। अगला वाक्यांश है दोस्तों, तिलक लगाने में प्रयुक्त अन्न। दोबारा सुन लीजिए, तिलक लगाने में प्रयुक्त अन्न को कहते हैं दोस्तों अक्षत, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी अक्षत नाम का कोई जानने में है, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, तिलक लगाने में जो अन्न प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं अक्षत। अगला है दोस्तों, आधी रात का समय। कभी अब आधी रात को जाग जाते हैं पढ़ाई की टेंशन में, तो इसका मतलब आप आधी रात नहीं बोलना, आपको आज से आपको बोलना है मैं निशीथ में क्या हो गया था, जग गया था, ठीक है। तो जब आधी रात का समय हो रहा होता है उसको बोलते हैं, एक पर्टिकुलर नाम है उसका, उसको बोलते हैं निशीथ, ठीक है। आधी रात का समय अर्थात निशीथ। अगला वाक्यांश है दोस्तों, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या होता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को कहते हैं दोस्तों नेपथ्य, ठीक है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान अर्थात नेपथ्य, ठीक है। अगला है दोस्तों, हवन में जलने वाली लकड़ी। बहुत बार पूछा जाता है, हवन में जलने वाली लकड़ी अर्थात समिधा। समिधा उस लकड़ी को कहेंगे जो हवन में जलाई जाती है। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हों, ठीक है, दिगंबर। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हों,
अर्थात दिगंबर। आपने जैन में पढ़े होंगे श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर में भी संधि भी है, दिक प्लस अंबर। दिक का अर्थ होता है दोस्तों दिशाएं और अंबर का अर्थ हो गया वस्त्र। ठीक है, तो श्वेतांबर और दिगंबर जो जैन में होते हैं, श्वेतांबर होते हैं जो सफ़ेद कपड़े धारण करते हैं, और दिगंबर होते हैं जो वस्त्र ही धारण नहीं करते। ठीक है, तो वो दिशाओं को ही अपने वस्त्र मानते हैं। ठीक है, अगला वाक्यांश है दोस्तों, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कहेंगे दोस्तों कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो अर्थात कानीन। ठीक है, अगला है दोस्तों, जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे कहेंगे दोस्तों दुर्बोध। जो आपको आसानी से चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है, उसको आप बोलेंगे ये दुर्बोध हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो जो कठिनाई से समझ में ना आए तो अर्थात दुर्बोध। अगला है दोस्तों, जो पहले था पर अब नहीं है। ठीक है, जो पहले था पर अब नहीं है उसे बोलेंगे भूतपूर्व। और इसका उल्टा हो जाता है, जो पहले नहीं था लेकिन अब है, अभूतपूर्व। ये दोनों ही वर्ड बड़े अच्छे हैं, इनको आप ध्यान से याद रखिए। जो पहले था, जैसे कि प्रणब मुखर्जी पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, और वो अब नहीं है, तो हम उनको बोलेंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, और जब कोई ऐसी घटना हो जाती है जो इतिहास में कभी ना हुई हो तो हम बोलते हैं यह अभूतपूर्व घटना है, यानी कि पहले कभी नहीं घटी है। ठीक है, अगला है दोस्तों, हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला आसन, उसके लिए एक पर्टिकुलर शब्द यूज होता है, उसको बोलते हैं हौदा। तो हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला आसन हौदा कहलाता है। क्या कहलाता है? हौदा। ठीक है दोस्तों, हम 49 पे आ गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा, आप इनको याद कर पा रहे होंगे। ठीक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपका हिंदी सिलेबस में है तो ये आपको अवश्य ही लाभ आपको मिलेगा इनसे। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों से भी जोड़ने का प्रयास करिए। धीरे धीरे फिर हम यहाँ पे लाइव क्विज आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। ये कई बार पूछा जाता है अंतेवासी, यानी कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, उसको बोलेंगे हम अंतेवासी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 50 लिखा हुआ है, लेकिन 2-3 मैंने और लिख दिए थे इसमें। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना, कृतार्थ होना, यानी कि जैसे मेरा उद्देश्य है कि ये 50 शब्द आप याद कर पाएँ और आपने ये याद भी कर लिए तो मेरा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, यानी कि मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तो क्या है? अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना, यानी कि कृतार्थ होना। अगला है दोस्तों प्रज्ञा चक्षु। तो प्रज्ञा चक्षु उसको बोलते हैं दोस्तों जिसका बुद्धि ही जिसका नेत्र हो, यानी कि जो सिर्फ आंखों से नहीं दिमाग से भी चीज़ों को दिखता हो। यहाँ पे वो ये भी बोल सकते हैं कि कोई अगर आंख से नहीं देख पाता है, जो दिमाग से ही चीज़ों को अनुभव करता है, तो उसको भी हम यहाँ पे प्रज्ञा चक्षु ही बोलेंगे, यानी कि बुद्धि ही जिसके नेत्र हों, प्रज्ञा चक्षु। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का यहाँ पे क्लास समाप्त होती है। और अगर आपको प्रयास लगता है तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप समझ गए होंगे। और मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाकी हिस्ट्री के जिन्होंने वो नहीं देखे हैं वीडियो, एक बार जाके ज़रूर देखिए। 7 पार्ट उसमें आ चुके हैं, यानी कि एक पार्ट में हमारे 20 क्वेश्चनों पर डिस्कस कर रहे हैं, तो 140 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए और ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।